हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। एंड चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एंड हमारा पहला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में वे सभी गतिविधियाँ शामिल हैं जिनका उपयोग स्कूल द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए किया जाता है, यह कथन कहा गया है। तो जब हमने पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को पढ़ाया था तो वहाँ पर इस वाले कथन को हमने डिस्कस किया था कि पाठ्यचर्या में वे सभी गतिविधियाँ शामिल हैं जिनका उपयोग स्कूल द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए किया जाता है। और ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन है मुनरो का। इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, जब एक शिक्षक की कक्षा में सामान्य छात्र के साथ साथ दृष्टिहीन छात्र भी शामिल हों, वह उस कक्षा में किसी भी प्रकार की सामूहिक गतिविधियों का संचालन किस प्रकार करेगा? कक्षा में छात्रों के बीच समावेशी शिक्षा की भावना उत्पन्न करना, सामान्य छात्रों के बीच नेत्रहीन छात्रों के लिए सहानुभूति विकसित करना और नेत्रहीन छात्रों के बीच तनाव बढ़ने की संभावना एंड छात्रों के बीच विभेद उत्पन्न करना। तो हमें विभेद नहीं उत्पन्न करना है, साथ ही तनाव भी नहीं उत्पन्न होने देना है छात्रों के बीच में आपस में। और इसके अलावा जब भी जैसे नेत्रहीन बालक हो गए, दृष्टिहीन हो गए मान लो, या विकलांग या किसी भी प्रकार की अक्षमता वाले बालक हो गए, तो उनके लिए हमें सहानुभूति नहीं दिखानी होती है, बल्कि उनके साथ भी हमें समानता का ही व्यवहार करना होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो पहला ही सही रहेगा, कक्षा में छात्रों के बीच समावेशी शिक्षा की भावना उत्पन्न करना। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का क्या महत्व है? सीखने के लिए एक रास्ता प्रदान करना, सामान्य लक्ष्य साझा करें, प्रगति के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो पाठ्यक्रम का महत्व होता है कि सीखने के लिए एक रास्ता प्रदान करना, लक्ष्य को भी साझा करना और प्रगति के लिए भी। इसलिए जो हमारा ऑप्शन है वो उपरोक्त सभी ही सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाई के दौरान ऑडियो विजुअल एड्स और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि वे पढ़ाई को आसान बनाने का प्रयास करते हैं, छात्रों को कई अन्य प्रकार से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, या फिर पढ़ाई को छात्रों के लिए आसान बनाने हेतु विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं, एंड ये शिक्षक को आराम प्रदान करता है। तो आराम वाला ये तो ऑप्शन गलत है। इसके अलावा पढ़ाई को आसान करने का प्रयास करते हैं, ये भी ठीक है, और अन्य प्रकार से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ये भी सही है। इसलिए दोनों का जो मतलब सबसे बेहतर ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा तीसरा हो जाएगा कि ये पढ़ाई को छात्रों के लिए आसान बनाने हेतु विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन ही इसमें समाहित हैं। इसलिए जो हमारा बेहतर और सटीक आंसर होगा वो तीसरा वाला ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, अनापेक्षित या बिना ध्यान दिए पाठ्यक्रम को क्या कहा जाएगा? तो इसको भी हमने जब पाठ्यक्रम को पढ़ाया था तो इसको डिटेल में डिस्कस किया था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लें। एंड इसका PDF भी टेलीग्राम पर है, तो PDF को भी आप लोग डाउनलोड करके इजीली रिवाइज भी कर सकते हैं उसको। और साथ ही हमने बताया था कि जब ऐसा पाठ्यक्रम अनापेक्षित हो या बिना ध्यान दिए जो बच्चे सीख जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं छिपा पाठ्यक्रम। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें बच्चों को सिखाई नहीं जाती बच्चे फिर भी सीख जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं स्कूल के माहौल पर, स्कूल का कैसा वातावरण है या फिर आसपास की चीज़ें कैसी हैं। तो वो सारी चीज़ें भी बच्चों को प्रभावित करती हैं और बच्चे वहाँ की ये सारी गतिविधियाँ या कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीख लेते हैं जो कि उन्हें स्कूल में सिखाई नहीं जाती, बट वो फिर भी सीख लेते हैं। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो छिपा पाठ्यक्रम, यहाँ पर छिपा हुआ पाठ्यक्रम होगा, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक छात्रों को पढ़ाई के दौरान कई अन्य प्रकार की गतिविधियों जैसे ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट आदि करवाता है, ये पढ़ाई के किस आयाम को प्रदर्शित करता है? मनोरंजन के माध्यम से सीखना, भाषा निर्देशित शिक्षण, प्रतियोगिता आधारित पढ़ाई, या फिर पढ़ाई के माध्यम से सामाजिक कार्यों को सिखाना। तो सामाजिक कार्यों से मतलब ये है कि यदि ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, ग्रुप प्रोजेक्ट चल रहा है, तो बच्चों की आपस में सहमति बनेगी और उनमें सामाजिक सहयोग या सामाजिकता स्थापित होगी। इस वजह से जब भी ग्रुप वगैरह की बात आती है तो वहाँ पर सामाजिक वाला ऑप्शन सही माना जाता है।
और यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है ये 4th नंबर ही सही रहेगा। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, किसी भी स्कूल की पत्रिका में विज्ञान और कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य को प्रदर्शित किया जाना किस बात को इंगित करता है? विभिन्न विषयों के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करना, स्कूल के प्रचार प्रसार हेतु या छात्रों के माता पिता को संतुष्ट करने हेतु, छात्रों को रचनात्मकता प्रदान करने हेतु। तो यहाँ पर यदि स्कूल की पत्रिका में विभिन्न प्रकार के विज्ञान, कला प्रदर्शनी, संगीत, नृत्य आदि चीज़ों को प्रदर्शित किया जा रहा है तो ये होता है छात्रों को, मतलब छात्रों को रचनात्मकता प्रदान करने हेतु, यानी कि छात्रों के अंदर जो भी रचनात्मकताएं हैं वो अपनी अपनी बताएंगे और अपनी अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करेंगे और फिर उसको पत्रिका में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये रहता है छात्रों की रचनात्मकता का प्रदान करने हेतु। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, पढ़ाई के दौरान शिक्षक छात्रों को एक विषय को दूसरे विषय के साथ आपस में जोड़कर पढ़ाने का प्रयास करते हैं, इसका छात्रों को क्या लाभ मिलता है? छात्रों को एक विषय के साथ दूसरे विषय की भी जानकारी मिलती है और छात्रों को विषय के बीच का अंतर पता चलता है, पढ़ने की स्वायत्तता होती है और छात्रों को विषय को और अधिक मजबूत करने में भी मदद मिलती है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे बेहतर आंसर रहेगा वो यही रहेगा कि छात्रों को एक विषय के साथ साथ दूसरे विषय की भी जानकारी मिल जाती है। ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। बच्चों की ज़रूरतों, उम्र, कौशल के अनुसार योजनाबद्ध पाठ्यक्रम के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? मतलब जब हम बच्चों की ज़रूरतों, उम्र, कौशलों के अनुसार उनको पढ़ाते हैं या पाठ्यक्रम को आयोजित करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, तो ये सिद्धांत जो है वो किसके अंतर्गत आता है? सहसंबंध का सिद्धांत, अग्रगामी का सिद्धांत या बाल केंद्रितता का सिद्धांत या फिर गतिविधि का सिद्धांत। तो यदि हम बच्चों की ज़रूरतों, बच्चों की आवश्यकताएं, क्षमताओं, कौशलों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं तो ये आता है बाल केंद्रितता के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। सृजनात्मकता किसके साथ जुड़ी रहती है? अनुकरण के साथ, अभिसारी सोच, भिन्न सोच या फिर मॉडलिंग। तो सृजनात्मकता से मतलब होता है कोई नई क्रिएटिविटी करना, किसी नई चीज़ का निर्माण करना। तो अनुकरण में कुछ नया नहीं होगा, जैसा आप कोई कर रहा है आप वैसा ही अनुकरण करते हैं, तो यहाँ पर सृजनात्मकता नहीं होगी। अभिसारी सोच में भी जो अभिसारी सोच होती है वो किसी एक ही विचार या किसी एक ही चीज़ पर आधारित होती है, मतलब अभिसारी जो सोच होती है वो विस्तृत या व्यापक नहीं होती, किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित रहती है। और भिन्न सोच से मतलब है, तो भिन्न सोच ही यहाँ पर आंसर सही होगा। भिन्न सोच से मतलब है कि आप कई तरीक़ों से सोचते हैं और जब सोचेंगे तो किसी न किसी चीज़ की क्रिएटिविटी भी करेंगे और रचनात्मकता भी आएगी। तो ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद पाठ के सहसंबंधों का सिद्धांत क्या है? सभी बच्चे संबंधित हैं, सभी विषयों की सामग्री एक दूसरे से संबंधित है, परिवार और पृष्ठभूमि का संबंध, उपरोक्त सभी। तो पाठ के सह संबंधों का मतलब होता है कि सभी विषयों की जो सामग्री है वो एक दूसरे से संबंधित है, मतलब वो आपस में सभी विषयों को एक दूसरे से को रिलेट करके पढ़ाना ही सह संबंध कहलाता है, यानी कि ऑप्शन हमारा 2nd नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक आनुवंशिकता का कारक है? सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना, साथियों के समूह के प्रति दृष्टिकोण, सोचने का तरीका, आँखों का रंग। तो आनुवंशिकता का कारक क्या हो सकता है? तो इसको भी जब हमने विकास को पढ़ाया था, आनुवंशिकता को पढ़ाया था, तो उसमें बहुत डिटेल में बताया था, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं यदि नहीं देखा है। तो आनुवंशिकता से मतलब होता है जो भी आनुवंशिक लक्षण हमें माता पिता से मिलते हैं। तो सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना ये आनुवंशिकता नहीं है, साथियों के प्रति दृष्टिकोण भी नहीं। ये सारी चीज़ें हम जब समाज में रहते हैं, समाज के साथ, तब विकसित होती हैं और तभी ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। सोचने का तरीका ये भी नहीं है। आँखों का जो रंग है ये होता है आनुवंशिकता, ये हमें वंशानुक्रम से मिलता है, इसलिए ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद कक्षा में पढ़ाते समय एक शिक्षक आसपास की अवधारणा से संबंधित है, इस गतिविधि में निम्नलिखित शामिल है। उपयोगिता के सिद्धांत, बाल संरक्षण, अग्रगामी या फिर पर्यावरण केंद्रितता का सिद्धांत। तो यदि कोई शिक्षक पढ़ाते टाइम आसपास की अवधारणा से संबंधित है या फिर आसपास की अवधारणा से रिलेट करते हुए चीज़ों को पढ़ा रहा है तो ये गतिविधि शामिल रहेगी पर्यावरण केंद्रितता का सिद्धांत, यानी कि वह पर्यावरण से चीज़ों को
ले करके आसपास की जो भी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रख करके चीज़ों को पढ़ा रहा है। इसलिए ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। सीमा किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना को सीखने में काफ़ी समय लगता है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो इसको भी हमने बताया था कि कभी भी कोई दो व्यक्ति पूरी तरीके से समान नहीं हो सकते, मतलब उनमें समानताएं, कुछ समानताएं पाई जा सकती हैं बट वो पूरी तरीके से समान नहीं होते हैं। और यही एक कारण है कि सीमा जो है वो किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि जो लीना है उसे सीखने में काफ़ी समय लगता है। तो इसका एक कारण हो सकता है व्यक्तिगत का अंतर, क्योंकि उन किसी भी मनुष्यों में आपस में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो ये चीज़ होती है व्यक्तिगत भिन्नता के ही कारण, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, योजना किसके लिए आवश्यक है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, शिक्षार्थियों को की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन उपरोक्त सभी सही हो जाएगा कि जो भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, इस वजह से हम पहले से योजना बना लेते हैं, और गुणवत्ता को भी बढ़ाने के लिए, इसके अलावा शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। पर्यावरणीय कारक जो विकास को आकार देता है उनमें निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन और पोषण की गुणवत्ता। तो यहाँ पर बात की जा रही है पर्यावरणीय कारक की, और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन लिया था वहाँ पर बात की गई थी वंशानुक्रम की। तो पर्यावरण की अगर बात करें तो पर्यावरण से मतलब होता है, पर्यावरण को पोषण भी कहते हैं, यानी कि बच्चे को कैसा पोषण मिला है, पालन पोषण किस तरीके से हुआ है, कैसा उसको वातावरण मिला है, कैसा माहौल मिला है, तो ये सारी चीज़ें उसके विकास को प्रभावित करती हैं। तो पोषण से मतलब इन्वायरमेंट है, कैसा वातावरण, सारी चीज़ें मिली हैं, तो उसमें संस्कृति और शिक्षा भी उसी में आ जाएगी, यानी कि ये पोषण के अंदर ही सम्मिलित है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन है वो 4 नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो शारीरिक गठन है ये वंशानुक्रम के कारण होता है, यानी कि जैसे हमारे आनुवंशिक गुण होते हैं उसी हिसाब से हमारा शारीरिक गठन होता है। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें एक वर्ष में व्यापक पाठचर्या और सह पाठचर्या गतिविधियाँ शामिल हैं, क्या कहा जाता है? वर्ष योजना, इकाई योजना, पाठ योजना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाठ योजना को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था कि जब एक वर्ष में व्यापक पाठचर्या और सह पाठचर्या गतिविधियाँ शामिल रहती हैं तो इसको हम कहते हैं वर्ष योजना, यानी कि वहाँ पर पूरे वर्ष की जो वार्षिक गतिविधियाँ हैं उसमें सम्मिलित रहती हैं। जबकि जो इकाई योजना होती है ये यूनिट में मतलब डिवाइड होती है, जो पूरी विस्तृत पाठ योजना होती है उसी को फिर यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है, इकाइयों में, कि जैसे मतलब कोई एक टॉपिक है तो उसको छोटा छोटा करके 2-3 चैप्टर में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसको एक इकाई में बांट दिया जाता है, और फिर इसको 1 सप्ताह या 1 महीने तक थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जाता है। तो ये आता है इकाई योजना के अंतर्गत। और पाठ योजना जो डेली बेसिस पर जो भी हम लेसन प्लान वगैरह बनाते हैं उसको हम पाठ योजना कहते हैं, बट यहाँ पर पूरे वर्ष की बात की गई है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन है वो पहला वाला, यानी कि वार्षिक योजना या वर्ष योजना सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 से 3 सप्ताह की समय अवधि वाली पाठ योजना की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? वर्ष योजना, इकाई योजना, पाठ योजना, या फिर उपरोक्त सभी? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यही बताया कि यदि 2 से 3 सप्ताह जो चल रही है कोई भी पाठ योजना उसको हम कहेंगे इकाई योजना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक उस व्याख्यान को तैयार कर रहा है जो उसे अगले दिन कक्षा में देना है, किस श्रेणी में आता है? यूनिट प्लान, लेसन प्लान, या फिर ईयर प्लान? तो ये सारी चीज़ें अभी हमने समझा दी हैं कि यदि वह अगले दिन के लिए कक्षा में जो भी देना है या जो भी पढ़ाना है उस चीज़ को तैयार कर रहा है, तो ये हमारा आएगा लेसन प्लान के अंतर्गत। इसके बाद एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के लिए विधि और सामग्रियों का चयन कर रहा है जो शिक्षण के किस चरण में आता है? पूर्व संक्रिय चरण, अंतःक्रिया अवस्था, या फिर उत्तर क्रिया अवस्था, या उपरोक्त सभी? तो इसको भी हमने पढ़ाया हुआ है कि एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के लिए विधि और सामग्रियों का यदि वह चयन कर रहा है तो वह पढ़ाने से पहले की पूर्व क्रिया को कर रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा पहला वाला यानी कि पूर्व संक्रिय चरण हो जाएगा। जबकि जो अंतःक्रिया अवस्था होती है क्लास में जाने के बाद जब बच्चों में क्वेश्चन वगैरह पूछने होते हैं उनके
तब वहाँ पर अंतःक्रिया अवस्था होती है, और उत्तर क्रिया जो अवस्था होती है ये होती है पढ़ाने के बाद फिर बच्चों का विश्लेषण करना, उनसे क्वेश्चन पूछना कि उन्होंने क्या सीखा। तो ये पढ़ाने के बाद की अवस्था होती है उत्तर क्रिया अवस्था, और ये पढ़ाने से पहले की, और ये क्लास के दौरान। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, बट इसमें पूछा गया पढ़ाने से पहले के लिए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। एक कक्षा में छात्रों के सीखने की परिणामों का विश्लेषण कर रहा है, इसके अंतर्गत आता है, यहाँ पर होगा एक कक्षा में शिक्षक छात्रों के सीखने की परिणामों का विश्लेषण कर रहा है। तो इसमें क्या आएगा, पूर्व संक्रिय चरण, अंतःक्रिया अवस्था, उत्तर क्रिया अवस्था। तो अभी मैंने बताया कि यदि वह सीखने के परिणामों का विश्लेषण कर रहा है तो यह आएगा हमारा उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए यदि पहली बार चैनल पर आए हैं, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।